अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। महंगाई की पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, उससे हर शहरी परेशान है, हर तबका परेशान है, चाहे कोई बिज़नेसमैन है, ताजिर है, सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन हम अपने वज़रा की, वज़ीर-ए-आज़म की और चंद मखसूस सहाफ़ियों की बात करें, तो उनके नज़दीक तो मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। बिल्कुल सूरत हाल नॉर्मल है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वो भी जानते हैं कि दर हकीकत यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। तो महंगाई को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ़ करवा दूँ। एक तो हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ एहसान अशरफ साहब। आप सोशल वर्कर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं और आप लोग इनको पहले भी जानते होंगे, सोशल मीडिया पे अक्सर इनकी अपीयरेंस रहती है। और मेरे दूसरी तरफ मोहम्मद वक़ास साहब हैं, ताजिर हैं, इनके साथ जो वर्कर काम करते हैं, ये उनकी परेशानियों से भी आगाह हैं। आगाज़ करते हैं अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब के एक बयान से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया कि मुल्क में महंगाई इतनी भी नहीं है कि इसको ज़ेरे बहस लाया जाए, इस पे बात की जाए, हड़तालें की जाएँ और ऐसी डिमांड की जाए कि बिजली के बिल कम किए जाएँ या मज़ीद जो नर्ख़ हैं चीज़ों के वो कम किए जाएँ। तो सबसे पहले हम मियाँ एहसान अशरफ साहब से पूछते हैं कि क्या आपके नज़दीक वाक़ई ये बयान बिल्कुल ठीक है, महंगाई नहीं है? मुझे ये जब मैंने ये बयान सुना टीवी पे, आप यकीन करें कि मुझे बहुत दुःख हुआ क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो इस तरह बोलना चाहिए कि वो ऐसे लगे जैसे एक आम इंसान बात कर रहा है जो कि मुल्क की सूरत-हाल से पूरी तरह आगाह है। उन्होंने एक बयान जब ये दिया कि इतनी ज़्यादा महँगाई नहीं है कि अपना जलसे जुलूस हों, हड़तालें हों, तो उससे सिर्फ़ 1 दिन पहले यानी बाद नहीं, 1 दिन पहले फैसलाबाद में एक 28 साला नौजवान ने खुदकुशी की। उसके 2 बच्चे थे, तो उसके घरवालों ने बताया कि जी पिछली दफ़ा कोई तकरीबन 25,000 रुपए बिल आया था, तो तब भी वो बहुत परेशान था, उधार जो है वो उठाया और कुछ घर का सामान बेचा और फिर जो है वो बिजली का बिल दिया और अब फिर 40,000 रुपए आज आ गया बिल। तो वो इतना परेशान था कि उस बंदे ने खुदकुशी कर ली। एक वज़ीर-ए-आज़म को ये बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि क्या मेरी आवाज़ एक आम इंसान की आवाज़ लगती है? क्या मैं वाक़ई पाकिस्तान की जो है अवाम उनमें से ही लगता हूँ? मतलब वो खुदकुशी भूल गए हैं, माँ-बाप जो है वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका कौन वाली-वारिस है? और महँगाई अगर ना होती तो वो खुदकुशी ना करते। जी, इसी सवाल का हम जवाब जो है वो जज साहब से भी लेंगे कि जज साहब आपका तो डायरेक्ट ताल्लुक रहता है वर्कर्स के साथ और वर्कर्स जिस हालत में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जिस तरह इनकी गुज़र-बसर हो रही है, आपसे ज़्यादा किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो आपका क्या ख़्याल है वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस तरह के बयानात देने चाहिए? क्या वो हकीकत पे मबनी बयानात हैं? देखें, बात ये है कि इस तरह के बयानात तो बिल्कुल उनको नहीं देने चाहिए क्योंकि अवाम का जो हाल है, वो जब से ये 2017 के बाद ये हुकूमत मफलूजें आने स्टार्ट हुई हैं और पपेट लोगों की हुकूमतें आई हैं, उसके बाद तो इस मुल्क में अवाम का कोई हाल नहीं रह गया। अभी थोड़ी देर पीछे की बात कर लेते हैं तो देखें ये लोगों ने एक शोर मचाया हुआ था कि रूस हमें तेल फ़राहम कर रहा है। तो वो तेल अब आ भी गया है और तेल की रेट ऊपर ही जाते जा रहे हैं। लेकिन तो अवाम का क्या तेल वो निकलता है। अवाम का तेल निकालने वाला तेल आया इधर, तो यहाँ ख़ारिश वाला तेल आया। देखें, बात ये है कि इनको अवाम का एहसास ही नहीं है। असल में थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ ना तो जज साहब बात ये है कि लियाकत अली खान के बाद इस मुल्क में कोई वज़ीर-ए-आज़म क्या कोई सियासतदान ही नहीं पैदा हुआ। सही। अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने आप को सियासतदान कहता था, तो वो बस अपनी शेखी बिगाड़ता था। वो सियासतदान नहीं था। ये चेहरे बदल-बदल के कौन लाता है, इनके पीछे कौन है, वो अवाम को बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं आप इस बात मैं अवाम को किसी गलतफ़हमी में नहीं रखना चाहता कि ये लोग हमारे खैर-ख़्वाह आते हैं, इन इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाना है। अदरवाइज़ देखें ना आज ये गवर्नमेंट अब शहबाज शरीफ साहब की गई है, हमारी गवर्नमेंट गई है। लेकिन फिर भी वो मियाँ साहब ने थोड़े दिन पहले बयान दिया है कि जब अब अगली गवर्नमेंट हमारी आएगी, तो ये महँगाई-वहँगाई ख़त्म कर देंगे और इसहाक डार साहब भी कह रहे हैं कि एक चांस और मिलना चाहिए। एक नई उम्मीद। तो देखिए इससे पहले आप कुछ नहीं कर सके, डॉलर जो है इस वक़्त यकीन मानिए कि ₹350 में भी नहीं नहीं मिल मिल रहा। रहा, इसी तरह। और जो ताजर बरादरी है, वो अगर किसी ने इम्पोर्ट करना है कुछ, तो वो इस बात से डर रहे हैं कि अगर जैसे ही वो माल उधर बुकिंग वगैरह हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो देन जब माल वापस आएगा क्लियरनेस कराने के लिए, डॉलर का रेट कहीं बढ़ गया हुआ, तो हम यहाँ पे जिन नुकसान। लोगों को पहले रेट दे चुके होंगे, वो हमें क्या बचत देंगे और हम क्या करेंगे? इससे पहले जितने लोग बाहर से माल मँगवा रहे हैं, वो सारे घाटे में यहाँ पे फ़रोख्त कर रहे हैं।
इस मुल्क में तो भाईजान अभी थोड़े दिन पहले ही आर्मी चीफ साहब ने एक उम्मीद की किरण दिलाई है कि जी $100 अरब मुझे मिल रहा है। तो देखते हैं वो $100 अरब जो है वो इस पाकिस्तान के लिए क्या करता है। दरअसल निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो रातों-रात वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। तो अब उन्होंने जाना है, फिर अपने वो बिज़नेस में मसरूफ़ हो जाएँगे, अपने काम-काज को करेंगे। तो उन्होंने कौन-सा वोट लेने हैं, इस तरह के बयानात तो इसलिए फिर बंदा ज़िम्मेदारी से देता है, मुझे फिर अवाम में जाना है, तो उन्होंने नहीं जाना, वो दे सकते हैं इस तरह के बयानात। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जब छोटे-छोटे थे तब से ही महँगाई हम देख रहे हैं। अब आके कुछ ज़्यादा हो गई, या ये कह लें कि हम खुद कमाने लगे तो हमें ज़्यादा एहसास होना शुरू हो गया। लेकिन हमेशा हमें उम्मीद रही, फलाँ हुकूमत आएगी ये होगा, फलाँ हुकूमत आएगी ये होगा। तो मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि ये जो सूरत-ए-हाल रोज़-बरोज़ ख़राब हो रही है, महँगाई बढ़ती जा रही है, कभी रेट हमने कम होते नहीं देखे पाकिस्तान में, हमेशा बढ़ते हैं। जितने बढ़ गए उससे आगे जाएँगे, पीछे नहीं आएँगे। तो इस महँगाई की लहर की असल वजह क्या है? सबब क्या है इस कदर महँगाई का? दरअसल बात ये है अपना खुर्रम जाट साहब कि कोई भी एक जो है ना वो वजह वजह नहीं होती महंगाई की। बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जो कि मिल के जो है वो महंगाई का सबब बनती हैं। आप ये कह लें कि नाअहल क़यादत की वजह से भी महंगाई होती है। आप ये कह सकते हैं कि जब मुल्क में अमन नहीं होगा, अमन की सूरत-ए-हाल ठीक नहीं होगी, तब भी महंगाई होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब किसी को उसका हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं होगा, ज़िम्मेदारी पूरी करने वाले बंदे को ज़िम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तब भी महंगाई होगी। बहुत सारी वजूहात हैं जो कि मिल के सबब बनती हैं महंगाई का। अब उनमें से अगर 2-4 चीज़ें हम मेन पे डिस्कस करें, तो सबसे पहले जो इस मुल्क की मैं कहूँगा कि अपना वो क्लास है जो कि इन सियासतदानों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है। वो क्लास जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है सब कुछ की महँगाई के एट द टॉप। क्योंकि जब वो नाअहल बंदे चूज़ करेंगे, वो बंदे लाएँगे इस मुल्क में, जो कि उनके ताबेदार, उनकी फ़ाइलों पे साइन करेंगे, उनके मफ़ाद का ही सोचेंगे, तो आम आदमी का, आम अवाम का कौन सोचेगा? देखें, ये वो क्लास है, जो कि इलेक्ट होके नहीं आई कहीं से। जो निचले तबके से वोट माँग के या इलेक्ट होके या अवाम में से निकल के आती है ना जो क्लास, वो अवाम का सोचती है। वो उनको पता होता है कि हमने एक दिन इन्हीं अवाम में वापस जाना है। और जब वापस जाएँगे तो हमसे पूछ-गिछ होगी। ये वो क्लास है कि ये तो कठपुतलियाँ लाते हैं, कठपुतलियों को अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर जो है उस कठपुतली को ज़ाया करके फिर एक उसके मुकाबले में एक नई कठपुतली लाते हैं। यानी ये है मेनली रिस्पॉन्सिबल। अब दूसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा कि नाअहल बंदे जो होते हैं, जिनको ये लाते हैं। देखें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से किसी ने सवाल किया कि इंसाफ़ क्या है? जब उन्होंने कहा है कि कुफ़्र पे कायम माशरा जो है वो कायम रह सकता है अगर वहाँ इंसाफ़ है, अदल पे। तो अगर किसी मुस्लिम माशरे में भी अगर अदल नहीं है तो वो माशरा कायम नहीं रह सकता। देखें, जब उनसे पूछा गया कि क्या है अदल जिसको आप टारगेट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो बंदा जिस ज़िम्मेदारी के अहल हो उसको उस जगह पे लगाएँ। आप ये देखें कि यहाँ पर वापडा का चेयरमैन कौन है? अ, वो बंदा जिसको वापडा का मतलब ये बंदा तो वो होना चाहिए था जो इंजीनियरिंग की फील्ड से बात ये है कि एक मसलन एक ऐसे बंदे को जिसकी वो जगह ही नहीं बनती जब तक पाकिस्तान के हर महकमे में उससे जो है वो जूनियर और सीनियर फिर उनसे जो बंदे आते थे वो आके चेयरमैन जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के बनते थे तो तब हालात इस तरह के नहीं थे लेकिन जब आप किसी ऐसे बंदे को ला के बिठा देंगे जो बंदा सारी उम्र लड़ने का माहिर है, अगर आप उसको बिठा देंगे किसी इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में, तो उसको क्या पता हो? अगर मेरी फ़ील्ड मोटिवेशनल स्पीकिंग की या मुसन्नफ़ की है, तो मुझे अगर कोई आके कहे कि भई इधर गोली चलाओ, तो मेरा तो ये काम नहीं है भई, ये तो वही व कम यानी कहने का मकसद है कि नाअहल बंदों को जब आप लाएँगे और फिर किसी ऐसे बंदे को जिसका उस सिलसिले से, उस जगह से कोई लेना-देना नहीं, तो अल्टीमेटली महँगाई होगी और आखिर में मैं डेफ़िनेटली तालीम को ज़रूर टच करूँगा कि तालीम के बगैर जो है वो ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। जब हम सिर्फ़ 20 अरब जो है वो लगाएँगे तालीम पे और 2200 अरब लगाएँगे असले पे, तो हम ये बिल्कुल उम्मीद नहीं लगा सकते कि महँगाई ख़त्म हो जाएगी।
تعلیم جو ہے وہ انسان کو سکھاتی ہے کہ کس طرح اس نے اپنی مشکلات سے نکلنا ہے اور کس طرح اس نے روزی کے مواقع پیدا کرنے ہیں۔ جی وکاس بھائی، آپ کے نزدیک جو مہنگائی کا اصل سبب ہے وہ کیا ہے؟ کیوں اتنی مہنگائی پاکستان میں روز بروز ہو رہی ہے؟ مہنگائی ہمیشہ جو آپ کا معاشی نظام ہے اس کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ جن لوگوں کو اس کے ذمہ داران کو عہدہ پہ بٹھایا جاتا ہے وہ اتنے اہل نہیں ہوتے کہ وہ عوام کی طلب اور رسد کا خیال رکھتے ہوئے اس بات کو کنٹرول کر سکیں۔ آپ میاں صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں؟ میں میاں صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ نظام میں جو بے ضابطگی ہے اس کی وجہ سے مہنگائیاں ہوتی ہیں، لیکن مہنگائی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کو آپ اچھے مواقع فراہم کریں اور ان کو بیگرز نہ بنائیں، ان کو سبسڈیاں نہ دیں، ان کے پہ احسانات نہ کریں کہ یہ ہم نے آپ کو آٹے میں اتنی سبسڈی دے دی یا آپ کو بجلی میں اتنی سبسڈی دے دی۔ آج مین مسئلے جو پیٹرول اور بجلی کے ہیں، اگر آپ یہاں پہ ایک دفعہ یہ بجلی کی مد میں اتنی سبسڈی دینے کے بجائے جو آپ عوام کو ایک ایک سولر کی پلیٹ دے دیں سبسڈی کی مد میں کہ وہ اپنی چھت پہ لگا لے، تو کیا اس کا بل کم نہیں ہوگا؟ ایک پلیٹ گورنمنٹ دے دے، ایک پلیٹ وہ خود لے لے، سسٹم پہ لوڈ بھی کم ہوگا اور وہی بجلی انڈسٹری کے کام آئے گی۔ سوئی گیس کا بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ عوام کو کہہ دیں کہ سوئی گیس اپنا استعمال کر رہا ہے سلنڈروں کی مد میں، اور یہ سارا سوئی گیس جو ہے وہ انڈسٹری کو فراہم کیا جائے، پاکستان کی انڈسٹری کا پہیہ بھی چلے گا اور یہ عوام سے سبسڈی کا بوجھ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو جس سلسلے میں آپ عوام کو لوٹ رہے ہیں، عوام کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دے، ان کو کہہ دے کہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ 5 مہینے لگ جائیں گے، 1 سال لگ جائے گا، آپ اپنی چھت پہ اپنا بجلی کا نظام بنائیں، ان کو جو بل دینے ہیں اس واپڈا سے کٹ آف ہو جائیں اور ان کی کوئی ترلامنٹ نہ کریں۔ اب اسی طرح سے آپ پیٹرول کی مد میں پہلے آپ آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو کہتا ہے پیٹرول اتنا مہنگا کرو، آپ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ کو تو آئی ایم ایف دبا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دبا رہا ہے اور آپ خود بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، جی آئیں اور ہمیں دبائیں۔ تو اس لیے مہنگائی تو رہے گی جب تک انہوں نے کوئی کاروبار کے مواقع فراہم نہ کیے نوجوان نسل کو۔ جاب کی تو امید ہی رکھنا چھوڑ دیں یہ نوجوان نسل، کاروبار کے مواقع اگر گورنمنٹ دے سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا اس ملک۔ مہنگائی ان کی غلط پلاننگ کی وجہ سے ہے، تو عوام کے پاس ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ وہ احتجاج کریں، ان تک اپنی آواز پہنچائیں کہ ہم آپ کے جو یہ غلط فیصلے ہیں ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس احتجاج سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس احتجاج سے مہنگائی کم ہو سکتی ہے؟ میاں صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ احتجاج سے مہنگائی کو کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، احتجاج کرنا جو ہے وہ بنیادی حق ہے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاکستان کا وہ یہ حق دیتا ہے عوام کو، کسی بھی مہذب معاشرے میں احتجاج کا حق ہے۔ اور دیکھیں، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جب حکومت غلط کرے تو اس پر تنقید کرو، اور جب حکومت ٹھیک کرے تو اس کی تعریف کرو۔ تو آف کورس جب مہنگائی ہوگی اور حکومت جو ہے وہ نااہل رہے گی، ناکام رہے گی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں، تو عوام کا حق کا احتجاج تو ہے جو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، حق احتجاج سے کچھ فائدے یہ بھی ہوتے ہیں، یہ جو اپنا سیاستدان ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا ایون دیٹ جو کٹ پتلیاں لاتے ہیں، اس کلاس کو کم از کم ایک میسج جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اس کو ان کے فیصلوں سے تکلیف بھی ہوتی ہے، اور وہ چیختے بھی ہیں، اور وہ ان کو باور بھی کرواتے ہیں کہ ہم آپ کے بالکل جو ہمیں جانور سمجھ کے فیصلے لے رہے ہیں ہمارے مطابق اور ہمارے برخلاف، تو ہم اس کے خلاف جا سکتے ہیں، ہم اٹھ سکتے ہیں۔ لیکن ایز سچ جو ہے وہ اگر کوئی نہیں توجہ دیتا تو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑنا۔ یہ ریسنٹلی کچھ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ عوام نے 2 ستمبر کی کال دی ہوئی تھی احتجاج کی کہ ہم احتجاج کریں گے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 1 ستمبر کو عوام کی احتجاج کی کال کو بالکل توجہ نہ دیتے ہوئے گورنمنٹ نے تقریباً 15-16 روپے پیٹرول پھر بڑھا دیا، یعنی تقریباً 1.25 مہینے میں 60 روپے پیٹرول بڑھا دیا، اور وہاں کو عوام کے احتجاج کی گورنمنٹ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ فکر ہونا تو دور کی بات، ان کے کان کے نیچے جوں تک نہیں رینگتی۔ اور اس سے بھی میں بڑھ کے اگر آپ کو بتاؤں تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، ان سے ایک صحافی نے اپنا ہمارے کسی بھائی نے سوال کیا کہ جناب دنیا ملک چھوڑ کر جا رہی ہے، نادرا کے اور پاسپورٹ آفیسز کے سامنے رش لگے ہوں، لوگ پاسپورٹ پکڑ کے اور وہ بھاگ رہے ہیں،
महंगाई की सूरत-ए-हाल और यहाँ पर खुदकुशी वाला सिस्टम है, ये हालात हो गए हैं। और आगे से उन्होंने वही अपना मज़ाक़-ख़ेज़ जवाब दिया जो एक दफ़ा यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने दिया था, कि जब उनको एक इंटरनेशनल अमेरिकन सहाफ़ी ने पूछा कि योर पीपल आर लीविंग द कंट्री एंड ही सेड हू इज़ स्टॉपिंग देम। तो सिमिलरली इन्होंने भी उसी तरह का जवाब दिया कि भई जा रहे हैं तो कौन रोक रहा है उनको? आगे से यहाँ डिटाई की मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, उससे भी इनका गिरा हुआ लेवल है डिटाई का, ये देख लें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कि आगे से कहते हैं कि जी हर एक चीज़ का के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। 1960 में इंडिया में भी जो है वो लोग छोड़ के गए थे मुल्क और फिर उन्होंने ज़र-ए-मुबादला भेजा और फिर इंडिया उठा। क्या रिडिक्युलस, क्या पैथेटिक किस्म की उनकी मिसाल है। तो मेरे भाई जहाँ पर जो भी जा रहा है उसने ये तो बताया कि ज़र-ए-मुबादला भेजता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने लोग परमानेंटली सेट हो गए अब्रॉड में जाके, करीम चली गई मुल्क से निकल के और वो वापस नहीं आते। और हमें भी अगर ये मिसाल सुना रहे हैं कि बाहर जाएँगे ज़र-ए-मुबादला भेजें, भई अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मैं तो अपनी फैमिली को बुलाऊँगा उधर, पाकिस्तान से मेरी मोहब्बत जो है वो मरते दम तक मेरे दिल से कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये रहेगी। लेकिन मैं एक हजूम में, मैं एक जहाँ पर ज़ुल्म की रोज़ वारदातें हुआ है, मैं तो वहाँ अपने बच्चों को जो है वो नहीं लाऊँगा। मैं तो यहाँ से, और मैं ये सिर्फ़ मैं नहीं सोचता। डॉक्टर साहब यकीन करें ये हर हल्के का बंदा यही सोचता है कि वो ये मुल्क को छोड़ के जाएगा और फिर वो वापस नहीं आएगा, अपनी फैमिली को उधर बुलाएगा। और आप ये देखें कि जब फैमिली चली गई, कौन सा मुबादला इनको भेजेगा? तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट में बताऊँ कि एहतजाज से ये वही बात है कि अपना पढ़े-लिखे लोग जो है वो जब इस बात को उछालना और लोग अपना हक जो है वो छीनने की तरफ आएँगे, तो ही कुछ हालात बेहतर होंगे। इसी सवाल के साथ मैं एक और सवाल ऐड कर दूँ। पहले तो आप 2 सितंबर की कॉल थी ताजर बरादरी की, उन्होंने एहतजाज वगैरह करना था, शटर डाउन था, पहिया जाम था। तो आप ये बताएँगे कि उससे कुछ फ़वाइद हासिल हुए, उसका कोई फ़ायदा हुआ? और उसके साथ ये भी बता दीजिए कि अवाम अपना हक लेने के लिए क्या करे? किस तरह उनको इस महँगाई से निजात मिल सकती है? उनके लिए क्या इक़दामात करना ज़रूरी है? भाईजान, महँगाई है क्या? महँगाई है कि जब ज़रूरत की अशिया की कीमतें आपकी आमदन से बढ़ जाएँ, उसको महँगाई कहते हैं। अफ़राते ज़र इस वक़्त इस मुल्क में आसमान को छू रहा है। वो सिर्फ़ हमारे मुल्क में ही क्यों छू रहा है? हमारे पड़ोस में भी मुल्क हैं, उनके मुल्क में तो ऐसे हालात नहीं हैं। देखिए, इसकी वजह ये है कि हमारे रुपए की कदर बहुत ज़्यादा नीचे जाती जा रही है और हमारे रुपए को बांदी बना दिया गया है गैर मुल्की करेंसी का। हम उनके मोहताज हो गए हैं जो गैर मुल्की करेंसी है। उनके साथ हमें चलना है, वो हमारे रुपए को गिरता जा रहे हैं, गिरता जा रहा है। किसी को कोई खबर नहीं। एहतजाज की आप बात करते हैं तो एहतजाज के साथ इस मुल्क में क्या हुआ है आज तक और क्या होगा? ये जो भी एहतजाज हुए हैं, देखिए यहाँ पे हर अदारा और महकमा करप्ट हो चुका है। करप्शन अरूज पर है। किसी ने अपना हक हलाल का काम करना होता है ना, उसके लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। और काम उनके होते हैं, चाहे वो इल्लीगल काम हो, उनके होते हैं जो करप्शन देते हैं, जो रिश्वत देते हैं। रिश्वत भी मियाँ एहसान साहब ने आगे फरमाया है कि रिश्वत भी एक बहुत बड़ी वजह है महँगाई की, और मैं इस बात से बहुत इत्तेफ़ाक करता हूँ। जब किसी अदारे को, ये मुल्क अदारों के लिए अब मख़सूस कर दिया गया है, ये मुल्क अवाम के लिए अब नहीं रह गया। ये अदारों का मुल्क है, अदारों का जो दिल करता है करे। रेलवे अपनी जगह पे अपनी बदमाशी कर रहा है। वापडा अपनी जगह पे अपनी बदमाशी कर रहा है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतें इनके खिलाफ फैसला नहीं दे सकती हैं, अदालतें डरती हैं। पिछले दिनों रेलवे का एक मामला अदालत में चल रहा था और अदालत वालों ने ये कह दिया साहब कि हमें पता है कि आप सिविल पर्सन हैं और हक पे हैं, लेकिन हम रेलवे के साथ ये काम नहीं कर सकते। और माजरत के साथ, मैं अगर प्राइवेट में आप पूछेंगे तो मैं आपको सारे वो केस के डॉक्यूमेंट्स भी दे दूंगा और ये आप भी जाके देख लेंगे। अदारों का मुल्क, अदारों ने जब कान पे अपने जूं ही नहीं रेंगनी तो उनको क्या लगी, इन्हें एहतजाजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इनकलाब मांगेगा, ये मुल्क इनकलाब मांग रहा है, इसको इनकलाब की ज़रूरत है। अगर इनकलाब नहीं आएगा तो बस गिरती हुई दीवार को एक और धक्का और सही। रियासत एक माँ है और माँ के बच्चे वही हैं जो उसके मुलाजिम हैं, यानी जो उसके इदारों में काम कर रहे हैं। उन्हीं के लिए ये रियासत है और यही उनका कहना था कि ये रियासत सिर्फ अदारों के लिए रह गई है, बाकी अवाम के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मियाँ साहब से हम सवाल करेंगे कि हुकूमत को क्या ऐसे इकदामात करने चाहिए कि ये जो अदारों में मुलाजिम नहीं हैं, उनके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं
تو ان کی ज़िंदगी कैसे आसान हो सकती है? एक सिंपल सा हल बताता हूँ, ये शायद हल इनको खुद भी पता हो, अपना खुर्रम साहब। जी, जी। देखें, पहले तो मैं अपना ये विकास जो है, इनके बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि ये अब मुल्क जो है ना, वो अब अवाम के लिए नहीं रह गया। ये इदारों के लिए रह गया है और ये उन्हीं का मुल्क जो है वो इस टाइम पे बन चुका है। आज़ाद तो इसको अवाम ने करवाया था और बना तो ये मुल्क अवाम के लिए था, लेकिन इस टाइम मौजूदा सूरत-ए-हाल 2023 में ये अवाम के लिए नहीं है। अच्छा, अब हुकूमत क्या करे? कुछ ना करे, 2-3 चीज़ों पे सिर्फ़ अमल कर ले। यकीन करें, महँगाई जो है ना वो पता भी नहीं चलना, एक कहानी, एक किस्सा बन के रह जाएगी। पहली बात, जो बंदा अहल है, जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने बताया था, जो बंदा अहल है जिस सीट के लिए, सिर्फ़ उसको वो सीट दे दी जाए। अगर कोई बंदा वापडा का है और वो महँगाई कम कर सक वो बिजली के मामलात को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, उसको वो सीट दे दी जाए। अगर कोई बहुत अच्छा जनरल है और बहुत अच्छा जो है वो लड़ना जानता है, तो उसको सरहद पे आला मुकाम दे दिया जाए अपनी फ़ौज में। इसी तरह जो बंदा बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटर है, उसको पुलिस में, इसी तरह जो बंदा बहुत अच्छा इमाम है, उसको मस्जिद में। यानी कि जो बंदा जिस चीज़ में अहल है और जिसका हक रखता है, उसको वो मुकाम दे दिया जाए। दूसरी चीज़, मैं आपको ये लाज़मी बता दूँ कि देखें, हमारे मुल्क में जो है सबसे ज़्यादा जो हम पैसा कमा सकते हैं ना, वो पैसा हम कमा सकते हैं, वो जो हम पैसा कमा सकते हैं, हमारे इस मुल्क में टूरिज़्म में बहुत पैसा है। मैं यकीन करें 15-20 कंट्रीज़ घूम के आया हूँ, मुझे पता है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आने के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ पर जब वो गूगल से, यूट्यूब से और वो देखते हैं नक्शा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है, इतनी इतनी ग्रीनरी है, इतनी जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, लेकिन यहाँ पर अमन नहीं है। लोग डरते हैं, गोरे डरते हैं। मैंने एक दफ़ा एक गोरे को इनवाइट किया, तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा जी आप कभी मुल्क विज़िट कीजिएगा, तो उसने कहा जी कि मैं मेरी फैमिली है, मैं मरना कैसे नहीं चाहता। उसने सीधा ही कहा कि मेरी फैमिली है, मैं कैसे आऊँ पाकिस्तान? यानी कि यहाँ पर अमन बहाल कर दिया जाए, जो कि आज तक नहीं है। उसके नाम पे डॉलर ज़रूर हमने अमेरिका से लिए हैं, कई दफ़ा, कि यहाँ पर अमन होगा। लेकिन अगर अमन सिर्फ़ एक यहाँ पर ले आए ना, यकीन करें इतनी टूरिज़्म है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ज़र-ए-मुबादला आएगा। और लास्ट में मैं एक बात बता दूँ, पाकिस्तान में सिर्फ़ टूरिज़्म नहीं, पाकिस्तान में नमक बनाने में, नमक पैदा करने में पाकिस्तान दुनिया का सबसे टॉप पे पहला मुल्क है। कोयला हम बहुत ज़्यादा, टूरिज़्म जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया, यहाँ पर करीम को इतना तंग ना करें कि वो बाहर चले। यकीन करें, यहाँ पर बड़ा-बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का बंदा पैदा होता है। हम तो कहते हैं ना लीडर नहीं मिलते, लीडर मिलते हैं, लीडरों को आप जनाब मार देते हैं। लीडरों को आप हक की बात करें, अंदर डाल देते हैं। तो वो लीडर जो है उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, उन्होंने भी अपनी फैमिलीज़ को देखना होता है। तो ये 2-4 बातें हैं, इन पर अगर अमल हो जाए, महँगाई भी कम हो जाएगी और यकीन करें कि पाकिस्तान तरक्की करने लगेगा। और ये कोई बहुत बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। हमसे 1 साल बाद आज़ाद होने वाला चाइना आज सुपर पावर के मुकाबले में जो है वो सामने खड़ा है। हमसे बाद आज़ाद होने वाला सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश, कहाँ ये जो जिसको हम टका समझते थे, कहते थे 2 टके का बंदा नहीं है, वो टका भी आज पाकिस्तानी रुपए को बीट कर रहा है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, इन पे अमल हो जाए तो मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान में कभी गुर्बत ख़त्म ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दोनों मेहमान हो सकता है मेरी बात से इत्तेफ़ाक ना करें, लेकिन मेरा यही ख़्याल है कि हमारी इन बातों से होने वाला कुछ नहीं है। कुछ भी सुधरने वाला नहीं है, लेकिन हम अपने दिल के जो बफोले हैं वो फोड़ रहे हैं। हम अपने जो दिल की बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हम ये सोचते हैं, हमारे ख़्याल में ये होना चाहिए। जी, मैं एंड में अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहम फ़रमाए और हालात बेहतर हों। अल्लाह हाफ़िज़।